तो अब ये जो सेक्सी इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, जो गोल्डन इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, जो ब्यूटीफुल माइंड है, जो मेटिंग माइंड है, जो उसका इवोल्यूशन है, वो हमारी जिंदगी की सच्चाई है। तो यदि इसके आगे का जो भी हम विवरण देने वाले हैं, यदि वो आपको समझ में आ गया तो आपको हम समझ में आ गए, और हमारी एक एक बारीक हरकत, बारीक एक एक शब्द, एक एक कीवर्ड समझ में आ गया हमारा। क्योंकि हमारा जो सारा जीवन है ना, ये माइंड के सेक्सी इवोल्यूशन के ऊपर है, उसके ऊपर आधारित है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये ह्यूमैनिटी रूपी जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन है, जो अनमैनिफेस्ट का अनफोल्डिंग है, जो अव्यक्त का व्यक्तीकरण है, प्लीज अंडरस्टैंड। 2 करोड़ साल में जो मानवता जहां से आई है, फ्रॉम 0 to 2 CR years नाउ, it is essentially an expansion and unfolding of the unmanifest, of the अव्यक्त। ये व्यक्तीकरण है एक अव्यक्त का, एक यूनिवर्स का फ्लो है, एक नेचर की लीला है, इन्फाइनाइटली मैनी यूनिवर्सल फंडामेंटल फोर्सेस की एक लीला है, जिसके चलते क्या हुआ है कि सारे के सारे लोगों ने कम्युनिटी में आना शुरू कर दिया। तो इस बात की महत्ता कब हो गई कि कौन सा पुरुष कितना ऋतिक रोशन जैसा दिखता है। अब इस बात की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गई कि उस कम्यून को, उस कम्युनिटी में उसका एक्सेप्टेंस कितना ज्यादा है। प्लीज अंडरस्टैंड। सो व्हेन पीपल आर लिविंग इन कम्युनिटीज and they are going out to gather the food in groups, so what is more important when they are moving in groups, even from places to places as community, what is more important for each and every individual is to be important and to be accepted. Please understand this very 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 carefully, importance and acceptance। तो इंसान के डीएनए में इंपॉर्टेंस और एक्सेप्टेंस, ये डीएनए में आया है करोड़ों वर्षों से, और ये काम मुकम्मल होने में, इंपॉर्टेंस प्राप्त करने में और एक्सेप्टेंस प्राप्त करने में एफर्ट ना हो, ये एक निष्काम कर्म योग हो, इसलिए उसका एक्सप्रेशन होना जरूरी है। तो एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंस एंड एक्सेप्टेंस, ये फंडामेंटल परसूट्स बन गए सेक्सी माइंड के। प्लीज अंडरस्टैंड। तो आप समझ गए ना भाई साहब, ह्यूमन सेल जो है, ह्यूमन सेल का फंडामेंटल बिहेवियर क्या है? ह्यूमन सेल का फंडामेंटल बिहेवियर है टू सीक सिक्योरिटी, टू सीक एक्सेप्टेंस, टू सीक इंपॉर्टेंस एंड टू सीक एक्सप्रेशन। प्लीज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। जो 50, 60, 70 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स की ह्यूमन कॉलोनीज हम हैं, वो ह्यूमन कॉलोनीज जिन ऑर्गेनिज्म से बनी हुई है, उन कॉलोनीज की वजह से हम एक ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। उसका फंडामेंटल नेचर क्या है? टू कॉन्स्टेंटली सीक सिक्योरिटी and importance will come from appreciation. Please understand, that's why I have always been asking as my fundamental right for appreciation. So a person who finds out some creative talents or holds some responsibilities in the society, or who is able to entertain the society or tell good jokes or be good at science or mathematics or medicines or anything that is useful for the society, that is his ikigai. So now comes ikigai in the mate selection. So if that person is able to find his ikigai, because if it is not ikigai, if it is only useful thing for the society, then in long run it is going to destroy the person. So it has to be the ikigai. So the person who is able to find ikigai, now the mate selection is in favor of that person, and his S value and R value also increase. तो सोसाइटी में जो आदमी अच्छा चुटकुला मार पा रहा है, लोग उसको याद रखेंगे। जो अच्छी तीरंदाजी कर पा रहा है, उसको याद रखेंगे। किसी के पास मेडिसिन का ज्ञान अच्छा है, लोग उसको याद रखेंगे। कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी। कोई मिलिट्री अच्छी मैनेज कर पा रहा है कबीले के अंदर, कोई शस्त्र कला अच्छी जानता है, कोई
मेडिटेशन करा सकता है, कोई खेती करा सकता है, कोई गौपालन अच्छे से कर सकता है, कोई चोरों से अच्छी सुरक्षा कर सकता है। तो कौन इंसान के अंदर क्या टैलेंट है उसके ऊपर डिपेंड हो गया अब मेट सिलेक्शन कि अब किसको मेट करने का अधिकार होगा, किसको रिप्रोड्यूस करने का अधिकार होगा। तो इस बात की महत्ता कम होने लग गई कि कौन कैसा दिखता है। अब सारी बात आ गई माइंड की इवोल्यूशन पर। तो जिसका माइंड जितना ज्यादा इवोल्व है उसको रिप्लिकेशन मिलने की संभावना उतनी ज्यादा है। तो कबीले में अब जितने भी पुरुष हैं उन सब की कोशिश ये है कि अपना सर्वाइवल इंडेक्स बढ़ाना। अब सर्वाइवल इंडेक्स बढ़ाने के लिए या तो ज्यादा से ज्यादा मनी या मिनरल्स एक्यूमुलेट करके रखना, ज्यादा पावर एक्यूमुलेट करके रखना, ज्यादा टैलेंट्स एक्यूमुलेट करके रखना, ज्यादा क्रिएटिव चीजें एक्यूमुलेट करके रखना, ज्यादा डिग्री एक्यूमुलेट करके रखना, या ज्यादा जिम जाना और अपनी बॉडी वॉडी बनाना, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें एक्यूमुलेट करके रखना अपने पास, जनरेट करके रखना, जिसकी वजह से कुटुंब के अंदर, कम्युनिटी के अंदर अपनी वैल्यू बढ़े, जिससे कम्युनिटी अपने बारे में सोचे, जिसकी वजह से हमारा एस इंडेक्स बढ़े। और इस वजह से जो कम्युनिटी के अंदर फीमेल्स हैं वो हमको सेलेक्ट करें जो जब भी सेलेक्ट करने की बारी आए, ताकि हम भी रिप्लिकेट करने के काबिल बने, हमको भी रिप्लिकेट करने का अधिकार हो। तो यहां से इवोल्यूशन ऑफ माइंड शुरू हो गया। इवोल्यूशन ऑफ माइंड शुरू हो गया मतलब कि फ्लावर ऑफ लाइफ का एनिमेशन यदि आपने देखा हो तो उसमें जो कॉन्शियसनेस का सर्किल है वो शिफ्ट होना शुरू हो गया और एक्सपेंड मारना शुरू हो गया। मतलब कि अब कम्युनिटी में जो मर्द हैं वो कम्युनिटी के बाहर जाकर देखते हैं क्या क्या संभावना है, तो बाहर बताते हैं कि अब वहां पे जाकर देखो मैंने खेती शुरू कर दी है। कोई बोलता है कि वहां पर जाकर नदी है, वहां पर मैंने ब्रिज बना दिया है, वो ब्रिज बना के वहां पे कॉलोनी बना के रहने लग जाएंगे ना, तो वहां पर रिप्लिकेशन ज्यादा आसानी से होगा और सर्वाइवल रेट भी सबकी ज्यादा रहेगी। तो ऐसा कोई इंजीनियर है, कोई प्रोजेक्ट हेड है, कोई बड़े पद का अधिकारी है, ऐसे लोगों का जो रिप्लिकेशन इंडेक्स है ना वो हाई होने लग गया, क्योंकि सोसाइटी में डोमिनेंस हायरार्की में ऊपर नजर आने लग गए। और जो फीमेल्स है इनको प्रेफर करने लग गई, क्योंकि फीमेल का जो बिहेवियर होता है वो हाइपरगैमस बिहेवियर होता है, वो डोमिनेंस हायरार्की में अप मीट करती हैं। अब इसमें बात समझने की जरूरत है कि कुटुंब में, कबीले में जब किसी इंसान के पास टैलेंट है या कोई काबिलियत है जिसकी वजह से उसको सोसाइटी में इंपॉर्टेंस मिले, एक्सेप्टेंस मिले और ये सस्टेन करे, सस्टेनेबल इंपॉर्टेंस मिले और सस्टेनेबल एक्सेप्टेंस मिले, इसका मतलब वो एक्सप्रेशन जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो अगर एक्सप्रेशन नहीं होगा तो सस्टेन नहीं करेगा। तो ऐसे इंसान का सर्वाइवल रेट इंश्योर्ड है और रिप्लिकेशन इंश्योर्ड है। तो पूरी सोसाइटी में जब मर्द देखते हैं और ऐसा पाते, मतलब मर्द का जो ब्रेन है वो ऐसे हार्ड वायर्ड है कि यदि मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड नहीं किया तो मुझे औरत नहीं मिलेगी, दैट्स द बॉटम पॉइंट। और यदि मैंने अपने फ्लावर ऑफ लाइफ को नए नए टैलेंट के साथ में न्यूरोप्लास्टिकली एक्सपेंड नहीं किया तो आई विल नॉट गेट द राइट टू रिप्लिकेट। दिस इज द ड्रिवन फोर्स ऑफ मैन, डीएनए। All right, so in mate selection, what we have seen so far is that 90% of humanity is not capable of qualifying the test of mate selection, because of which they gathered together and with the camaraderie and with the consensus, with the camaraderie and with the unanimous and common understanding, mutual understanding, they have created cultures for thousands of years across the world, in which the first thing is ling is prohibited, second thing is fat reserves of women are prohibited, and to facilitate their needs they have created the concept of marriage. And So before I make any more commentaries on marriage, one thing should be clear that I am not against marriage and I do not look upon the practice of marriage, and I do not fundamentally look upon the people who get into marriage. But what I am against
is, and what I do not appreciate and accept is the enforcement of this institution on all the individuals and on the basis of the reactions of those individuals. When this institution is being enforced on the individuals, then on the basis of their reaction, if you judge and put people into certain categories according to character and virtues and level of consciousness and purity and honesty and integrity and etc etc, that particular thing is disastrous. It is a blasphemy. ये हम कहना चाह रहे हैं. तो आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि शादी कोई कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि कोई शादी नहीं कर रहा है तो उसमें यदि तुमको प्रॉब्लम है तो उसमें हमको प्रॉब्लम है. प्लीज अंडरस्टैंड. हम इस बात को नमस्कार करते हैं कि ये कई करोड़ साल पुरानी व्यवस्था है और इसने काफी स्तर तक एक जेंडर रोल्स, फैमिली को मैनेज करना और बूढ़ों की सुरक्षा, औरतों की सुरक्षा, बच्चों का सही विकास और आदमी की काम वासना पर नियंत्रण, उसका मैनेजमेंट एक्सीलेंटली, बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही पावरफुल स्टैब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूशन है. ये बात हम नमस्कार करते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं. लेकिन आपको ये समझना चाहिए, पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए, और जो आदमी बोल रहा है कि नहीं मैं इस इंस्टीट्यूशन को सब्सक्राइब नहीं करूंगा, उसको भी समझना चाहिए कि वो अपने आप को ज्यादा समझदार मान रहा है इतने लाखों साल की व्यवस्था से. तो समझ रहे हैं ना भाई साहब? तो देखिए, जो भी हम कहना चाह रहे हैं और जो भी हमने किया है ना पिछले 8 सालों में, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो सारा अपमान सम्मान है. इस बात को एक भी आदमी नहीं समझ रहा. आप समझिए कि सारा का सारा जो सेंटर पॉइंट है ना रिवॉल्यूशन का और इवोल्यूशन का, वो अपमान सम्मान है कि क्या चीज अपमानजनक है और क्या चीज सम्मानजनक है. तो हम बता रहे हैं कि मैरिज के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, बट वो किसी को बेनिफिट नहीं उठाने साहब, फॉर वॉट एवर रीजन. अब आपने यदि उसको बदचलन बोल दिया, मतलब आपने शादी नहीं करना एक अपमानजनक चीज बता दिया, तो यहां से संग्राम शुरू हो गया भाई साहब. तो हमारी जिंदगी की सारी कवायद है ना इस चीज के पीछे कि क्या चीज सम्मानजनक है और क्या चीज अपमानजनक है. तो हम अपना पूरा जीवन लगा देंगे ये डिफाइन करने में और अपना सम्मान प्राप्त करने में पूरी क्रांति लगा देंगे. मतलब सारा गेम अपमान सम्मान का है. अभी मेड सिलेक्शन में अपमान सम्मान कहां से आ गया? अरे मेड सिलेक्शन तो बहुत बाद में आया है. अपमान सम्मान तो क्वांटम यूनिवर्स फील्ड के अंदर इतनी फंडामेंटल चीज है, इतनी फंडामेंटल चीज है, इतनी करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी चीज है. अपमान सम्मान इतनी करोड़ों वर्ष पुरानी चीज है कि अगर डार्विन की थ्योरी सही थी कि दुनिया की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है, तो यदि वो एक कोशिका का जन्म हुआ K1 और उसके बाद यदि कोशिका 2 का K2 का जन्म हुआ, तो अपमान सम्मान पिक्चर में आ गया. अपमान सम्मान का मतलब क्या होता है कि तू K2 जो है ना, तू मेरी तरह है ना, तू कोई मेरे से सुपीरियर और इंफीरियर तो नहीं है ना, तू मेरा जो अस्तित्व है उसको डेंजर तो नहीं पहुंचाएगी ना, और जैसा मैं हूं वैसे वैसे तू रहेगी ना, तो मैं तेरे को देख देख के जी सकता हूं ना, बिहेव कर सकता हूं ना, एक्सपेंड कर सकता हूं ना. तो ये होता है अपमान सम्मान, एक्सेप्टेंस, इंपॉर्टेंस. समझ रहे हैं? मतलब आपको आपके कॉलोनी में, आपके दोस्तों में, परिवार, रिश्तेदार में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में या कहीं पर भी बिरादरी में, समाज में कोई जानता नहीं है. मतलब हर आदमी आपको देखता है तो उसके चेहरे पर ऐसे लिखा होता है, कौन है बे तू, तू है कौन बे. मतलब कोई जानता नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है, आपकी कोई आपको मानता नहीं है. इसका मतलब क्या है कि जब सेल आया था ना, मतलब सेल एक सेल्फ अवेयर कॉन्शियस एंटिटी है. व्हाट द बिलीव डू वी नो, जो 3.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, उसको देखना बहुत आवश्यक है. आपको समझ में आएगा कि जो सेल है ना वो सेल्फ अवेयर है. तो जैसे आप इंसान है ना, मैं इंसान हूं, वैसे सेल भी एक इंसान ही है. तो जब वो पहला सेल आया इस दुनिया में और दूसरा सेल आया, तो दूसरे सेल से पहले सेल ने पूछा चेक करने के लिए कि तू, मैं तेरे को एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं. तो दैट सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट सेंस कि तू कौन है बे, तू है कौन, तू यहां पे कैसे आ गया, तू मेरा साथ देगा या मेरी बात लगाएगा, तो मैं तेरा अपमान करूंगा सम्मान करूं. मतलब आप समझ रहे हैं, सम्मान का मतलब होता है सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट. सेल 1 आया इस दुनिया में, ओके, C1 आ गया, अब C2 आया, और जब C2 आया तो C1 को खबर ही नहीं है
C1 अपनी दुनिया में इतना मग्न है, C1 is not just acknowledging the existence and arrival and manifestation of cell C2 कि मेरे बगल में, मेरे पड़ोस में, मेरी कॉलोनी में, मेरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, मेरे एग्जिस्टेंस के अंदर, मेरे विसिनिटी में, मेरे एक विसिनिटी ऑफ परसेप्शन के अंदर एक दूसरा मेरे जैसा दिखने वाला कोई तो आ गया, मुझे उसकी चिंता है कि नहीं, मैं उसे एक्नॉलेज करूं कि नहीं करूं। उसके C1 के शक्ल पे तो ऐसे भाव है कि कौन है बे तू है कौन। तो फिर C2 अपनी आइडेंटिटी बनाने की और उसको व्यक्त करने की और उसको एक्नॉलेज करवाने की पूरी कोशिश करता है। तो इतना फंडामेंटल है ये अपमान सम्मान की प्राप्ति की चेष्टा समाज में, आपको आइडिया नहीं है, इतना फंडामेंटल है भाई साहब ये। तो आपकी जो सोसाइटी है वो 1 करोड़ साल पुरानी न्यूरोप्लास्टिसिटी में जी रही है। तो इन सारे बिंदुओं को टच नहीं करना होता है, क्योंकि इन दोनों सारे बिंदुओं को टच किया तो मेट सिलेक्शन पिक्चर में आ जाएगा, और मेट सिलेक्शन पिक्चर में आ जाएगा तो ये बात खतरे में आ जाएगी कि किसको मेट करने का अधिकार है, किस मेट को मेट करने का अधिकार नहीं। क्योंकि आपने तो हर एक मर्द को, हर एक औरत को मेट करने का अधिकार दे रखा, बच्चा पैदा करने का अधिकार दे रखा और बच्चे से सलाम लेने का अधिकार ले रखा, तो ये बात खतरे में आ जाएगी। इसलिए पूरी सोसाइटी में किसी भी मर्द और औरत की जो फंडामेंटल डीएनए की नीड है ना, इंपॉर्टेंस की, एक्सेप्टेंस की एंड सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट की, वो कभी पूरी नहीं हो पाती है जीवन में। इतना डिप्रेशन है, इतना नशा है, इतनी चाय है, इतनी चीनी है, इतने रील है, इतना इधर उधर घूमना फिरना है, इतना शादी के लड्डू वड्डू है, पता नहीं क्या 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 सब कुछ है, इतना लाइक है फेसबुक पे, इतना कमेंट फेसबुक पर, इतनी रील वील बनाना, इतना चूतियापा है, मतलब वो सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी फुलफिल नहीं है। इतनी ज्यादा, इतनी दुखद स्थिति मतलब आप समझ रहे हैं लैक्स ऑफ ना, इयर्स। जो स्त्री या पुरुष शादी ना करके रहना चाह रहे हैं, अब उसका क्या करना है वो तो अभी हम बाद में देखेंगे। बट जो शादी करके रह रहे हैं उनमें से हम बता रहे हैं कि 90% ऐसे हैं, 10% ही ऐसे हैं जिनको शादी करने के लिए कोई तैयार था। विशेषकर पुरुष की यदि बात करें तो जो 90% पुरुष हैं मैरिड जो हैं, मतलब जितने भी पुरुष मैरिड हैं उनमें से जो 90% पुरुष है वो लगभग लगभग मैरिज के क्वालिफाइड कभी थे नहीं, ना मैरिज के क्वालिफाइड थे, ना कोई लड़की उनको व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग भेजे इसके क्वालिफाइड थे। इसका मतलब ये है कि पहले से कुछ वर्थ अप्रिशिएटिंग है ही नहीं उसकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से कोई फीमेल उसको इम्पोर्टेंस दे, समाज में मेल को इम्पोर्टेंस दे। मतलब यदि कुछ है ना उसमें तो मेल भी इम्पोर्टेंस देगा और फीमेल भी इम्पोर्टेंस समाज में देगी यदि उसके अंदर। तो समझ रहे हैं ना राउंड एंड राउंड में क्या हो रहा है। जब कुटुंब बनने लगे थे तो प्रत्येक मर्द की ये रिक्वायरमेंट थी, एक्सप्रेशन, इम्पोर्टेंस एंड एक्सेप्टेंस। उसके आधार पर उसका मेट सिलेक्शन होता था, लेकिन उसमें ना तो कोई एक्सप्रेशन है, ना उसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं ऐसा, और ना उसके अंदर कोई एक्सेप्टिंग ऐसी कोई चीज़ है कोई उसको एक्सेप्ट करे, वो कुछ है ही नहीं। कौन है बे तू, वैसा है वो। तो वह लड़की जानती ही नहीं कि ऐसा मर्द एग्जिस्ट भी करता है पूरे कबीले में। लेकिन क्या है, अब जब ऐसे मेट रिजेक्ट होने लग रहे हैं ना, तो मेट रिजेक्शन तो पहले भी था 90%, अभी भी 90% है, तो फिर से कॉमरेडरी बनती है। कॉमरेडरी तो वही चलती रहेगी कि सबको शादी करने का अधिकार दिया जाए। अब शादी करने के लिए फिर एक क्राइटेरिया तो लेके आ ही जाओगे कि यार रहता खाता कमाता तो है आदि, मतलब उसके पास कुछ सर्वाइवल इनकम यदि है तो शादी करा दो उसकी। प्लीज अंडरस्टैंड। तो आप देख रहे हैं कि मेट सिलेक्शन पर अब तक 80-90 या हो सकता है 100 वॉइस नोट्स हम छोड़ चुके हैं। मतलब इस पर इतना सोचा है, इतना अध्ययन किया है, इतना चिंतन किया है, इतना जिया है उस चीज़ को, इतना इसमें हारे हैं, इतनी सफलता प्राप्त की है, तब जाके इतना सब कह पाए। मतलब बहुत ही दिमाग का दही करने वाली चीज़ है। तो यदि ऐसे नियम कानून नहीं बनाए जाएंगे कि यार देखो तू मर्द हो गया, अब तू जवान हो गया, तू जॉब ले, 18, 20, 25 साल का हो गया, अब तू शादी कर, और तू किसी और औरत की तरफ देखना नहीं, और तेरी औरत को तू घर में इज्जत बना के रखना, और उसके फैट रिजर्व्स के अंदर ही अपने पूरे कुल की इज्जत को छुपा के रखना, और वो लड़की को कोई देखे नहीं और लड़की किसी को देखे नहीं, ये सब इंश्योर करके रखना। आप समझ रहे हैं ये सब क्यों है? क्योंकि इसे दिमाग का दही बहुत है, इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत है, हर चीज को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा। इतना दिमाग है नहीं किसी के पास जितना। तो आप समझ रहे हैं कि इतना दिमाग, इतना टाइम किसी के पास है नहीं हर चीज को माइक्रो मैनेज करने का। यदि जगह जगह पर स्वतंत्रताएं दे दी जाएं अभिव्यक्ति की, रिश्तों के अंदर लड़कों को और लड़कियों को, दोबारा सुनो इस बात को, ध्यान से सुनो,
यदि जगह जगह पर उम्र पर लड़के और लड़कियों को समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी जाए तो इतनी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, इतनी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी कि मेट सिलेक्शन के लिए ही एक अलग से सरकार खड़ी करनी पड़ेगी, उसमें हितेश शाक्य को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, इस लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। इस लेवल पर मैंने ऐसे ऐसे धुरंधर आईआईटीएंस को एक्सेल शीट और डॉक्यूमेंट्स के अंदर इतना घुसे हुए देखा भाई साहब, मेरी तो रूह कांप गई। मेरा जूनियर था 3 साल आईआईटी बॉम्बे में, वो एक्सेल शीट के अंदर मेट सिलेक्शन मैनेजमेंट करता था। ओ मेरी तो रूह ही कांप गई। तो आपकी खुद की जिंदगी में आपको कभी ऐसे अनुभव आए हो मेट सिलेक्शन मैनेजमेंट के, और आपने फिल्में देखी हो, जैसे कपिल शर्मा की फिल्म थी किस किस को प्यार करूं, उसकी एक बिल्डिंग में 2 बीवियां, एक कहीं और बीवी, ये पता नहीं कुछ ऐसा सिस्टम था। तो उसमें इतनी चीजें माइक्रो मैनेज करनी पड़ती थी कि उसका नीचे का कच्चा ऊपर चला गया, ऊपर से शर्ट नीचे आ गई, उसमें कभी कौन से माले पर रिंग मारने, तो इतना इतना मैनेजमेंट है, इतनी दिमाग का बसड़ है। आप पूरी फिल्म देखिए गरम मसाला में क्या दिखाया गया है कि लड़के और लड़की को अपने हिसाब से जीवन जीने की स्वतंत्रता दी जाए, तो इतना मैनेजमेंट करना पड़ता है, माइक्रो नैनो सुपर नैनो मैनेजमेंट करना पड़ता है कि दिमाग का इतना बसड़ है कि और कुछ कर नहीं सकता आदमी। समझिए, आप 2 चीज कर सकता है, मेड सिलेक्शन मैनेजमेंट और सांस लेना। आप समझना चाह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, यदि बहुत ही गंभीर नियम और कानून ना दिए जाएं। पहला गंभीर नियम क्या है? लिंग को छुपा के रखना है, लिंग गंदी चीज है। दूसरा अति गंभीर नियम और कानून क्या है कि जो औरत के फैट डिजर्व्स हैं उनको छुपा के रखना, उनके बारे में बात नहीं करनी, उनको देखना नहीं, दिखाना नहीं है, उनके बारे में सोचना नहीं है और उनका कुछ व्यापारीकरण करना नहीं है। तीसरा क्या है कि ऐसे 1 to 1 शादी करके रहना है और आदमी इस औरत के अलावा किसी और को देखेगा नहीं, ये औरत किसी और आदमी को देखेगी नहीं। अब असल में आप कदम कदम पर देखिए, लॉजिकली हर जगह लूप होल्स है, मतलब उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है एक्सेप्ट एक लॉजिक के। एक लॉजिक ये कि मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है इसमें, इतना दिमाग कौन लगाए। मतलब आज तो आईआईटीएंस से भी मैं मिलता हूं ना, आईआईटीएंस आज मेरे बैच के आईआईटीएंस सरकार में इंस्पेक्टर बन गए, कोई टैक्स में, कोई जीएसटी में, कोई कहां, वो भी कहते हैं कि उनको क्लियर नहीं कि जिंदगी में करना क्या है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब सोसाइटी में जैसे एक मीडियोक्रिटी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी की तरह बीमारी है, वैसे ही लैक ऑफ क्लैरिटी भी एक बीमारी है। मतलब जब आईआईटीएन को नहीं पता, हमारी उम्र के आईआईटीएन को नहीं पता, हम 37 साल के आदमी हैं, कि उस आईआईटीएन को 10 साल हो गए सरकार में जॉब करते हुए, अभी भी कह रहा है कि क्लैरिटी नहीं है कि जिंदगी में क्या करना है। सदगुरु की किताबें पढ़ रहा है, डेथ पढ़ रहा है उसकी, ईशा फाउंडेशन की कोर्स कर रहा है ताकि क्लैरिटी आ जाए कि जिंदगी में करण के चाह रहा हूं मैं। अबे जब एक आईआईटीएन को क्लैरिटी नहीं है तो दुनिया में किसी आदमी को क्लैरिटी होगी ही नहीं कि 17 की उम्र में कैसे जीना है, 20 की उम्र में कैसे जीना है, किस औरत को देखना है नहीं देखना, उस इज्जत कैसे करनी है, उसके फैट रिजर्व का क्या करना है, इस लिंग का क्या करना है, शादी करनी है तो दूसरी औरत को देखूं कि नहीं देखूं, मेरी औरत दूसरे आदमी से सूरी की सूरी, इतने इसमें इतनी क्लैरिटी है ही नहीं। तो ये सारे नियम बांध के देने पड़ते हैं, ना सिर्फ नियम बनाने पड़ते हैं बल्कि नियमों के साथ में नियमों को इतना गंभीर करना पड़ता है कि अपमान सम्मान का विषय बनाना पड़ता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। मतलब लड़की क्या करती है, अपने बॉयफ्रेंड को देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने किसी और लड़की की फोटो को फेसबुक पे लाइक कर दिया, ठीक है। अब इससे तो ये निश्चित नहीं हो गया कि वो उसको छोड़ के चला जाएगा, और जो उसको सर्वाइवल सिक्योरिटी मिल रही थी, जो इवोल्यूशनरी सर्किट के अनुसार लड़की को दिख रही थी उस पुरुष के अंदर, उसको छोड़ के चला जाएगा और वो दूसरी औरत के पास चला जाएगा। इससे स्पष्ट नहीं होता बट इससे संभावना बनती है, और उस संभावना को प्रिवेंट करने के लिए इतना दिमाग खपाना पड़ेगा, इतनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, इतना दिमाग तो है ही नहीं। अबे पहले तो हितेश के जैसे दिमाग लेके आओ, उसको इतने साल लगा के आईआईटी बॉम्बे में घुसकर उतना म्यूजिक करके, पॉलिटिक्स करके, इतना सारा लिख के बोल के ब्रेन को सॉर्ट आउट करो, जॉर्डन पीटरसन के नियमों का पालन करो, इतना ऑटोमेटिक बोलो, इतना ऑटोमेटिक लिखो, इतना बोलो, इतना लिखो ऑटोमेटिक कि ब्रेन इतना ऑर्गेनाइज हो जाए, इतना दिमाग थोड़ा लगेगी वो लड़की। इसलिए वो साफ साफ मना कर देती कि तुमने उस लड़की की फोटो को लाइक किया, इसका मतलब तुम बच्चेलनो चीट कर रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड। तो आप समझ गए ना कि सोसाइटी में यदि सभी मर्दों को अधिकार देंगे कि अपना लिंक खोल के घूमो,
सभी औरतों को अधिकार देंगे कि अपने फैट रिजर्व को कितना भी ढाको, कितना भी खोलो, कितना भी हिलाओ, कितना भी दिखाओ, कितना भी उसकी फोटो खींचो, कितना भी फिल्टर लगाओ, सबको फुल फ्रीडम दे देंगे ना कि तू इसके साथ सो ले, तू उससे जाके बात कर ले, तू उससे जाके चैट कर ले, इससे मिल ले। इसमें इतना ज्यादा मैनेजमेंट है भाई साहब, इसमें इतना ज्यादा एक्सेल शीट का मैनेजमेंट है, इसमें इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स का मैनेजमेंट है, इसमें इतना ज्यादा कॉल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, मीटिंग का, मतलब इतना मैनेजमेंट है। लिटरली प्रधानमंत्री की तरह सरकार चलाने वाली बात है ये, इसमें इतना ज्यादा दिमाग खपा हुआ है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अलावा और कुछ बेहतर करने के लिए है भी नहीं, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी इसमें से निकली है, आईफोन भी इसी में से निकला, एंड्रॉइड भी इसी में से निकला, एआई भी इसी में से निकला है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इसी में से निकली है। तो मेड सिलेक्शन इतना फंडामेंटल है। अच्छा, आईफोन कैसे मेड सिलेक्शन में से निकला है, एंड्रॉइड कैसे निकला है, बुलेट ट्रेन कैसे, और एआई और मेटावर्स फेसबुक कैसे मेड सिलेक्शन में से निकले हैं, ये आपको समझ में नहीं आता। अरे भैया, जब कबीले बनने लगे और इस बात की महत्ता कम हो गई कि कौन ऋतिक रोशन जैसा दिखता है, कौन अच्छा शिकारी है, अब इस बात की महत्ता ज्यादा बढ़ गई कि कौन अच्छा आध्यात्मिक गुरु है, कौन अच्छा मिलिट्री का वॉरियर है, कौन अच्छा नेता बन सकता है, कौन अच्छा साइंटिस्ट है, कौन अच्छा कपिल शर्मा है, कौन अच्छा कुछ भी है, कोई अच्छा अच्छा ब्रेन की बात आ गई है बेसिकली। तो एक आदमी बोलता है कि वो नदी के पार जाके मैंने वो पुल बना दिया, वहां पे जाके कॉलोनी बना सकता है, तो सारी लड़कियों की अटेंशन इस आदमी की तरफ आ जाएगी, क्योंकि इसका अब रेप्लिकेशन इंडेक्स बढ़ गया, क्योंकि इसने नई संभावनाएं, मानव जाति का जो फ्लावर ऑफ लाइफ है कॉन्शियसनेस का, उसके जो सेंटर है उसको शिफ्ट कर दिया नदी पार जाके, और वहां से कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होने लगेगी, सारी की सारी स्त्रियां इसकी तरफ आकर्षित होने लगेगी। आप समझ रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं कि मानव जाति का सर्वाइवल और रिप्लिकेशन इंडेक्स कैसे दुरुस्त हो, इसकी दिशा में कोई इंसान अपने चक्र जगाता है, अपने नए न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ाता है, अपने नए नए कॉन्शियसनेस के पैराडाइम्स को खोलता है, डायमेंशंस को खोलता है, एक्सप्रेशंस को खोलता है, तो उससे उसका रेप्लिकेशन इंडेक्स बढ़ता है। वो जाके बोलता है अबे वहां पर हवाई जहाज से चलना चाहिए क्योंकि बहुत दूर जाए, तो हवाई जहाज कौन बनाएगा, तो हवाई जहाज क्यों बनाए, अबे हवाई जहाज बना के वहां पे कॉलोनी बना लेंगे, तो वहां पे स्कूल कौन बनाएगा, और स्कूल के अंदर वो डिजिटल स्मार्ट बोर्ड कौन बनाएगा। तो डिजिटल स्मार्ट बोर्ड किसकी वजह से बना है, बिकॉज मैन एंड वुमेन वांटेड टू मेट विद ईच अदर, एंड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दैट मेटिंग ऑल द हाईवेज, ब्रिजेस, मैकडॉनल्ड्स, आईफोन्स एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, टैक्सेशन, जीएसटी, राइट टू रिकॉल, एवरीथिंग हैज कम इनटू द पिक्चर, प्लीज अंडरस्टैंड। तो आप समझ रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलटेक क्यों बना दिया, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी क्यों बन गई भैया, स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी क्यों बनी है, आईआईटी बॉम्बे क्यों बना है, आईआईएम अहमदाबाद क्यों बना है। इन सब के पीछे एक कंसिस्टेंट विचार है कि ओए ओए देखो देखो, हमने यहाँ पे लैब बना ली है, यहाँ पर ये साइंस बना लिया है, ये फिलोसॉफी बना ली है, ये साइकोलॉजी बना ली है, ये सोशियोलॉजी बना ली है, इन सबको पढ़ो, इन सबको पढ़ने से क्या होगा, इन सबको पढ़ने से हम सबका सर्वाइवल दुरुस्त होगा और हम सबको मेट करने को मिलेगा, और हमारी मीटिंग की फलस्वरूप जो बच्चे पैदा होंगे उनका पैदा होना सरल होगा, उनका बड़ा होना सरल होगा, और बड़े होकर वो भी हमारी तरह मेट सिलेक्शन कर पाएंगे, ये सब सरल होगा। तो आप समझ रहे हैं ये सारा का सारा जो जगत बना हुआ है, मानव निर्मित जो भी जगत बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बना हुआ है कि कौन औरत किस आदमी से प्यार करेगी, उसके बाद क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसके मैनेजमेंट के लिए बना हुआ है। लेकिन ये सब लोग भूल गए कि फंडामेंटली किसके लिए बना हुआ है, और जो फंडामेंटल चीज है उसको ऐसा सिरदर्द बना लिया और बाकी सब चीजों के अंदर लिप्त हो गए और अपने फंडामेंटल ड्यूटी समझ रहे हैं ना। तो कौन आदमी और कौन औरत एक दूसरे से प्यार करेंगे, और प्यार करेंगे तो प्यार के दौरान सेक्स करेंगे कि नहीं करेंगे, और प्यार के दौरान सेक्स नहीं करेंगे तो फिर उस प्यार को कैसे निखारेंगे, और यदि सेक्स करेंगे तो उसमें बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा, और यदि होगा तो उसका क्या होगा। इन सब के मैनेजमेंट के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर मैथ्स डिपार्टमेंट बना गया था, आईआईटी बॉम्बे के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाया गया था। अब सोसाइटी क्या उस मैथ्स में घुसी हुई है, अबे मैथ्स में क्या घुसा हुआ है, उसको देखो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में घुसा हुआ है। अबे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या घुसा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस में घुस घुस के तुमने एआई बना लिया। अब लोग मेरा सिर पकड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं हितेश आपके जी आप एआई के बारे में क्या सोचते हैं। अबे एआई के बारे में मैं क्यों सोचूं, तुम्हारे समाज में हर एक मर्द को औरत का प्यार मिलेगा और औरत को मर्द का प्यार मिलेगा, ये बात इंश्योर हो चुकी है क्या पिछले 1 CR ईयर्स में। तो ये नया नौटंकी कहां से लेकर आ गया, मतलब लेकर आने के पीछे रीजन वही है, लेकिन आप सारा फोकस वहां पर डाल दिए एआई पर, उसके बारे में तो भूल ही गए जो फंडामेंटल रीजन था एआई को लेकर। ठीक है, अभी
फेसबुक ग्रुप में हमने सुपीरियर सोसाइटी के एक रील शेयर की। उस रील में क्या था कि एक स्कूल की लड़की स्कर्ट पहन के स्कूल की दीवार फांद रही थी और बाहर एक लड़का बाइक लेके खड़ा हुआ था और वो बाइक पे बैठने जा रही थी। बगल में से एक आंटी आ गई, मोटी आंटी आ गई, समाज को सुरक्षित रखने वाली आंटी आ गई और वो बोलने लगी क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हो और वो लड़का ऐसा बोल रहा है कि मेरी फ्रेंड है, लड़की ऐसे बोल रही है कि नहीं नहीं मेरा फ्रेंड है, ये वो कर रहे। तो लड़की और लड़का डिफेंड कर रहे और औरत उसमें घुसे जा रही, इतना पेन मार रही, फिजिकली उस लड़की को दूर कर दिया और उसको पीटने लगी लड़के को और उसको भगा दिया। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, पहली बात तो इसके ऊपर लोग हमारी राय पूछ रहे थे, तो ये राय बहुत बड़ी है। इसके लिए 1 घंटे का आपने कम से कम 60 वॉइस नोट सुने होंगे, तब जाके हम अपने आप को काबिल मानते हैं और आपको काबिल मानते हैं कि हम उस विषय पर बात कर सकते हैं। वो टुच्ची बात नहीं है, वो अति गहरी बात है, द मोस्ट गहरी बात ऑफ ह्यूमैनिटी है। आप समझिए इस बात को। तो आप समझिए गहरी बात क्या है। पहली चीज क्या है उस रील में, स्कूल है। स्कूल किस लिए बना है? ताकि औरत और आदमी का प्यार मुकम्मल हो सके। दीवार क्यों बनी है? ताकि औरत और आदमी का प्यार मुकम्मल हो सके। लड़की ने वो शर्ट और स्कर्ट क्यों पहन रखी, जूते क्यों पहन रखे? ताकि औरत और मर्द का प्यार मुकम्मल हो सके। लड़के ने शर्ट क्यों पहन रखी, मोबाइल क्यों है उसकी जेब में, उसके नीचे बाइक क्यों है? ताकि प्यार मुकम्मल हो सके। उसके बाद एक आंटी है, उस आंटी ने सूट क्यों पहन रखा, नीचे सड़क क्यों है, सड़क के ऊपर डामर क्यों है, ये वीडियो क्यों है, ये रील क्यों है, ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि औरत और मर्द का प्यार मुकम्मल हो सके। तो प्यार तो मुकम्मल हो ही रहा था ना। आपने उस बात को कैसे बुला दिया और आप कुछ और बोल के झगड़ा कैसे करने लग गए? तो मैं ये कह रहा हूं क्या कि उस लड़की को जाने दो उस लड़के के साथ। नो 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 नो, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको उसके साथ जाने दो, दीवार फलान के, स्कूल छोड़ के। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं थोड़ी ना होता हूं बताने वाला। मैं तो बस आपको ये बताने वाला होता हूं कि वहां पर क्या करना है। इसमें बहुत दिमाग खपाई है जो कोई समाज में किसी का बाप नहीं लेना चाहता, किसी की मां कोई आंटी नहीं लेना चाहती। तो आप समझ रहे हैं कि किसी की मां, किसी का बाप, किसी की बड़ी बहन, किसी का मास्टर, किसी का पड़ोसी, किसी का चाचा, किसी की आंटी, किसी की दीदी ये जिम्मेदारी लेना चाहते ही नहीं है, ले ही नहीं सकते। क्योंकि 1 करोड़ साल पहले की न्यूरोप्लास्टिसिटी में फंसे हुए हैं। 1 करोड़ साल पहले कौन सी न्यूरोप्लास्टिसिटी आई थी कि लिंग छुपाना है और औरत के ये फैट रिजर्व छुपाने हैं। ये प्रायोरिटी में था। प्रायोरिटी में क्या नहीं था? प्रायोरिटी में राइट टू रिकॉल नहीं था और मिनरल रॉयल्टी नहीं थी, जिसकी वजह से आज 2024 में भी किसी की सोसाइटी में, भारत में या बाकी गुलाम देशों के अंदर ही प्रायोरिटी नहीं है। लिंग छुपाना आज ही प्रायोरिटी नहीं, लेकिन मिनरल रॉयल्टी की डिमांड करना आज प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। जिसकी वजह से क्या है, सबके सब धसे हुए हैं, सबका सब पैसा रोस्टेड ने चूस रखा है। तो जो माँ और बाप और चाचा वाचा है ना, अबे इनका तो सर्वाइवल ही इतना फाइट है। वो सोचते हैं कि अबे पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, अभी लड़की कुछ इनकम करे इसके लिए इसको स्कूल भेज रहे हैं। अब ये सब मैनेजमेंट करने और बैठेंगे क्या? अबे खाने कमाने से तो टाइम है नहीं हमें, मेट मैनेजमेंट और करने बैठो। तो एक एग्जाम्पल के रूप में एक सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। लड़की स्कूल से भाग रही है स्कर्ट पहन के, दीवार फांद के, और लड़का उसको लेके जाना चाह रहा है बाइक पे, आंटी झगड़ रही। अब मान लो कि लड़के का बाप आ गया, तो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से एक इमेजिनरी कि लड़का समझाता है कि देखो मैं ये क्लास में पढ़ता हूँ, इतना पैसा कमाता हूँ, जो भी 20-50 लेस से कमाता हूँ, 20-50 हजार मैं कमाता हूँ, ये मेरी मम्मी मेरा घर है, देख लो, शादी नहीं करूंगा और सेक्स नहीं करूंगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। और हमारे सिर के ऊपर है ना एक मैं सीसीटीवी लगा के हर जगह घूमूंगा, जिससे आप कोई प्रूव हो जाएगा कि हम दोनों ने हमेशा भारी मिले, हम कभी भी कमरे में गए नहीं, सेक्स नहीं किया, ठीक है? तो ये सब आप देख लेना हर जगह फुटेज। तो और मेरे बारे में और भी कुछ आपको चाहिए डिटेल में सब आपको देता हूं। तो बाप बोलेगा कि यार इतनी बसड़ मुझे क्यों दिला रहे हो? आप समझिए, बाप ये चाहता नहीं कि उसकी बेटी को प्यार मिले, पूरे मैनेजमेंट के साथ मिले, सिक्योरिटी के साथ में, क्योंकि उसके प्यार के मैनेजमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए इनफाइनाइट फाइट मारनी पड़ेगी। वो सिरदर्द लेना चाहता ही नहीं है, ठीक है ना? तो हमने समझा दिया कि वो इतनी बसड़ लेने को तैयार नहीं, इतनी टेंशन लेने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में वैसे भी 1 CR ईयर्स के अंदर, 1 करोड़ सालों के अंदर सोसाइटी में वैसे ही एलिजिबल लोग नहीं है। अबे मतलब उस बेटी को उसका जो बाप है ये कुछ महीनों के लिए प्यार करने की स्वतंत्रता देता। नॉन सेक्सुअल की बात कर रहा हूं, सेक्सुअल पर तो एक अलग से मुझे मैनेजमेंट बताना पड़ेगा, बट लेट्स से नॉन सेक्सुअल प्यार में रहने के लिए 6 महीने के लिए उस लड़की को इजाजत देने की तैयार नहीं है बाप। क्यों? क्योंकि शादी भी यदि करनी होगी ना उसको, तो उसमें इतनी टेंशन है। पहली बात तो ढंग का लड़का वैसे भी नहीं मिल रहा है। एक लड़की को मैं जानता हूं भाई साहब, 10 लड़कों के साथ उसने सेक्स किया, उसके बाद उसने शादी की उसकी मां की मर्जी के साथ में, और उसके बाद उस लड़के ने उस लड़की की इज्जत नहीं करी, उस लड़के ने उसको डिवोर्स दे दिया, उसकी मां ने दीवार में जाके सिर फोड़ लिया, समझ रहे हो? और लड़की ने अपनी मर्जी के खिलाफ मां की मर्जी के साथ में शादी करी। मतलब शादी करने के बावजूद भी इतनी बुरी स्थिति है।
तो आप समझ रहे हैं, मतलब शादी करने के लिए लड़का ढूंढना अपने आप में एक बहुत बड़ी मेंटल कवायद है। ये पहाड़ पे चढ़ने लायक वाली बात है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बात है, और उसके बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो आगे रिश्ता चलेगा, वो निभेगी वो शादी, और कानूनी अड़चन नहीं आएगी, कोई सामाजिक अड़चन नहीं आएगी, कोई सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई अपमान सम्मान बीच में नहीं आएगा, कोई फाइनेंशियल कंफ्लिक्ट बीच में नहीं आएंगे। ये एक इनफानाइट 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 बड़ा मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। एक माँ जो होती है ना, बेटी की माँ, बेटी पैदा होते ही वो माँ और बाप पूरे मतलब 25 साल की अगर शादी हो रही है लड़की की, तो 25 साल तक प्रतिदिन वो यही सोचते रहते हैं इसके लिए लड़का कैसे ढूंढना है, कहां ढूंढना है, और कैसे कहां शादी करनी है। इतना बड़ा 25 साल का मैनेजमेंट होने के बावजूद वो फेल हो जाता है। इसमें इतनी बसड़ है भाई साहब, इतनी बसड़ है इसमें। ठीक है, दोबारा उस एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं जिसमें लड़की स्कूल की दीवार फांद कर भाग रही थी, स्कर्ट पहन के, बाहर बाइक लेकर उसका बॉयफ्रेंड खड़ा था, उस पर आंटी आकर रोकने लग गई। तो अब इसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं कि मान लेते हैं कि मम्मी को बुला लेते हैं, लड़की की मम्मी को बुला लाओ, ठीक है। तो लड़की की मम्मी को पूछेंगे कि ये लड़की इनके साथ, लड़के के साथ भाग के जा रही है, चलेगा क्या? तो लड़की की माँ बोलेगी नहीं चलेगा, ठीक है। अब उसको पूछा जाए, अब यहां पर हम रैशनली लॉजिकली एक एक कदम को फूक फूक के हम उसमें जो मैग्नीफायर ग्लास होता है उसको पूरा कपड़े से चमका के पूरा साफ करके एक एक बिंदु को देख रहे हैं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्या हुआ होगा और क्या होने वाला होगा और कौन क्या सोच रहा है और किसका क्या दृष्टिकोण है। तो मम्मी को पूछो कि तू उस बेटी को जाने देगी क्या, वो बोलेगी ना। फिर पूछो कि क्यों, तो पहली बात तो उसके पास जवाब नहीं, क्योंकि वो एक नैरेटिव के हिसाब से चलती है। तो थोड़ी देर सोचेगी कि क्या प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम बहुत सारी है। तो कदम कदम पे देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं काल्पनिक रूप से। ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है, मेरा सुझाव नहीं है, बट हम देखते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। इस पूरे बर्तन में ठोकने बजाने से छेद कहां पर पता चलेगा, लूप होल कहां है। तो औरत को पूछा, उसकी माँ को पूछा क्यों नहीं जाने देगी, तो माँ बोलेगी कि ये जाएगी तो वापस आएगी, इस बात की गारंटी नहीं है। अच्छी ठीक है बात, तो इस लड़के को फिर घर पे बुला लो, ड्राइंग रूम में मुलाकात करा दो, अपने घर पे मुलाकात करा दो, एक काम करो। फिर वो बोलेगी कि नहीं ये तो सेक्स वैक्स हो जाएगा, तो सेक्स का मैनेजमेंट तो बहुत डिफिकल्ट है, बट चलो सेक्स नहीं होगा, आप अपने सामने इन दोनों लड़का लड़की को ड्राइंग रूम में मिला लो और प्यार व्यार करने दो, प्यार सब तरह का प्यार करने दो, नॉन सेक्सुअल प्यार करने दो। अच्छा ये सॉल्यूशन तो ठीक है, एक फिजिबल लग रहा है, बट अब इस चीज के बारे में इसकी मौसी को पता चलेगा, इसके मामा को पता चलेगा, इसके भाई को पता चलेगा और इसकी माँ, सबको पता चलेगा। तो एक एक को जा जाके मैं क्या ये सब मेड सिलेक्शन के लेक्चर सुनाती रहूंगी क्या, मैं सबको समझाती रहूंगी क्या? बहुत बसड़ा है इसमें तो। समझ रहे हैं, अब ये 17 साल की लड़की है और ये 17 साल का लड़का है, दोनों एक दूसरे को प्यार करना चाह रहे हैं। मैंने अपने घर में, मैं माँ हूं, मैंने अपने घर में अपने ड्राइंग रूम में इनको प्यार करने की इजाजत दे रखी है कि ये रोज 1 घंटे यहाँ पर मेरे सामने प्यार कर सकते हैं, और लड़की भी सुरक्षित रहेगी, और ये दोनों नॉन सेक्सुअली प्यार करेंगे तो कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन इसके बारे में यदि मौसी को पता चलेगा, तो मौसी को जब पता चलेगा तो कैसे पता चलेगा, उसकी रिपोर्टिंग उसको कौन करेगा, और मौसी फिर क्या सोचेगी और वो किसको क्या बताएगी, और जिसको बताएगी उसको वो मेरे को पूछेगा कि नहीं पूछेगा, क्लैरिफिकेशन मांगेगा कि नहीं मांगेगा। तो कौन किसको क्या बता रहा है, कौन क्या सोच रहा है, जो सोच रहा है वो हमको बता रहा है कि नहीं बता रहा है, और जो सोच रहा है वो हमको जो बता रहा है वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, उसने किसको भड़काया, किसने किसके बारे में क्या सोचा। इससे हमारी जो छवि धूमिल होती है, इसकी वजह से जो माँ है उसका सर्वाइवल और रिप्लिकेशन खतरे में आता है। तो इसमें बहुत बसड़ा है, इतनी मैनेजमेंट कौन करे। तो उसने बोला कि लड़की वापस क्लास में, तो आप समझ रहे हैं ना कि जो बेटी की माँ है उसके सामने इतनी बसड़ आके इकट्ठी हो जाएगी, तो वो इतनी बसड़ लेना चाहती नहीं है, क्योंकि वो हितेश के नहीं है, वो इतना मैनेजमेंट कर नहीं सकती है, ना इतना सोच सकती है, ना इतना चिंतन कर सकती है, ना इतना अध्ययन कर सकती है, ना उतनी ऑथेंटिसिटी से जी सकती है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जीवन तो निश्चित ही कष्टमय ही होगा। आई एम सॉरी, जीवन तो कष्टमय ही होगा। बस मैं ये कह रहा हूं कि अब देख लो क्या करना है, या तो आप सोसाइटी को मेरी तरह बनना है तो जीवन आनंदमय है, और नहीं तो फिर कष्टमय है। तो अब कष्टमय जीवन है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ना वो कष्ट वो आंटी लेना चाह रही, ना माँ लेना चाह रही, ना स्कूल की प्रिंसिपल लेना चाह रही। तो स्कूल की प्रिंसिपल पकड़ेगी लड़की को दीवार फांदते हुए, तो वो बोलेगी कि सीधे क्लास में जाओ, और लड़के की पुलिस में रिपोर्ट करेगी या लड़के को जलील करके भगा देगी।
बट पॉइंट ये है कि प्यार तो जिंदा रहेगा ही और प्यार मरेगा नहीं, और प्यार किसी ना और तरीके से उफान मारेगा, तो उसका मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा ना यार। आप समझ रहे ना कितनी बड़ी मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। एक गर्ल्स स्कूल है या गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल की लड़की स्कर्ट पहन के अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है, उसका बॉयफ्रेंड को प्रिंसिपल बोलती है कि चलो आ जाओ, तुम्हारा आधार कार्ड वगैरह अपना पूरा हिस्ट्री वगैरह बता दो, और तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, कैसे कैसे क्या क्या कैरेक्टर है, ठीक है, तुमको आजादी दे देते हैं प्यार करने की। तो अब इस लड़की को आजादी मिल गई प्यार करने की, तो अब इसके ऊपर वो सर्विलेंस तो रखना पड़ेगा ना। फिर ऐसे और भी लड़की आ जाएगी, बोले हमको भी आजादी दो प्यार करने के लिए, फिर वो भी अपने अपने लड़के लेके आ जाएगी, फिर एक एक का आधार कार्ड लो, उसके जेरोक्स करो, उसका फिर चरित्र डिफाइन करो, पुलिस वेरिफिकेशन करो, फिर एक एक पे सर्विलांस रखो। अबे यार, तो यार ये स्कूल का ये प्लेग्राउंड बनवाना है, ये मैं एक एक लड़की के बॉयफ्रेंड का मैनेजमेंट करते रहूं क्या? तो ये मैनेजमेंट प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जिसकी वजह से, मतलब मैनेजमेंट नहीं कर पाने की वजह से उस सोसाइटी में जो गंदा बता रखा है, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि वो गंदा नहीं था, वो मैनेजमेंट प्रॉब्लम की वजह से सब लोगों ने अपने पल्ले झाड़ लिए। और ये भी एक गंदी बात है, मतलब प्यार करना ही गंदी बात है, और प्यार को स्वीकार करना भी गंदी बात है, और प्यार को होने देना भी गंदी बात है। अपने स्कूल में, लड़कियों के स्कूल में बॉयफ्रेंड को बुला लेना गंदी बात है, और यदि बॉयज स्कूल है तो उसमें गर्लफ्रेंड को बुला लेना गंदी बात है। अब बॉयज स्कूल में गर्लफ्रेंड को बुला लेना और मिलने देना ये एक अलग मसला है, और गर्ल्स के स्कूल में बॉयफ्रेंड को बुला लेना और बॉयफ्रेंड को मिलने देना ये अलग मसला है। दोनों में डिफरेंस है, उसको हम देखेंगे। बट यहां पर हम आपको दूसरी चीज दिखाना चाहते हैं, वो ये कि ये जो गर्ल्स का स्कूल है, गर्ल्स का कॉलेज है, इसमें प्रिंसिपल ने अलाउ कर दिया कि आ जाओ, हम सबका मैनेजमेंट करेंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के साला मैं अपनी जिंदगी इसी में लगा दूंगा कि कौन सी लड़की का बॉयफ्रेंड क्या है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन क्या, सर्विलेंस रखूंगा। तो अब आप समझिए समस्या और गहरी हो जाती है। यदि प्रिंसिपल इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि मैं इन सब लड़कियों के हेल्थ कॉन्शियसनेस का, वेल्थ कॉन्शियसनेस का ख्याल रखूंगी, इनके एकेडमिक्स का ख्याल रखूंगी, और उसके साथ में इनके प्यार का भी ख्याल रखूंगी। मतलब मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में यदि 500 लड़कियां हैं और वो 500 लड़कियां बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है, तो 500 लड़कों को मैं अलाउ करूंगी कि तुम आ जाओ और एक एक घंटे अपने अपने गर्लफ्रेंड से मिलके प्यार मोहब्बत करके चले जाओ। उसको पूरे सर्विलांस में करूंगी, पूरे मैनेजमेंट के साथ करूंगी, पूरे पुलिस वेरिफिकेशन बैकग्राउंड चेक के साथ में करूंगी, पूरा मैनेजमेंट मैं करूंगी। इसके बावजूद आप देखिए समस्या कितनी विकराल रूप में खड़ी रहती है, वो ये कि जब बाकी के सारे मर्द देखेंगे कि यार ये सारे जो 500 मर्द है ना, ये सिलेक्टेड वंस हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। तो संक्रांत भाई का डायलॉग पिक्चर में आ जाएगा, तो बाकी हमारा क्या होगा संक्रांत भाई, तो पूरा का पूरी जो मानव मनुष्य, सॉरी, तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी गाली है। मतलब किसी स्कूल की प्रिंसिपल ने जिम्मेदारी ले ली कि मैं अपने स्कूल की 500 लड़कियों को अपने 500 बॉयफ्रेंड से अपने कैंपस में मिलने दूंगी, 1 घंटे के लिए प्यार मोहब्बत करने दूंगी। तो ये कितनी बड़ी गाली है समाज के मुंह पे, इतना बड़ा चमाट है भाई साहब, इतनी बड़ी चपेट है, आप समझिए। मतलब वो जो 500 लड़के आएंगे ना उस कैंपस के अंदर, वो ऐसी क्रीम है पूरे समाज की, पूरे मर्द प्रजाति की क्रीम है। वो सोशल डोमिनेंस हायरार्की में, सुपीरियर हायरार्की में एकदम टॉप के क्रीम के बंदे हैं, सिलेक्टेड वंस हैं वो। अबे वो क्वालिफाइड लोग हैं। तो जैसे वो क्वालिफाइड लोग 500 की तादाद में एक कैंपस में जमा हो गए और अपनी जिंदगी को जी रहे, प्यार प्राप्त कर रहे, इतना फंडामेंटल अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, तो बाकी लोगों की इतनी सुलगेगी ना, इतनी सुलगेगी कि वो अकल्पनीय है, मतलब कल्पना से भी परे है। इसीलिए पहले से ही फॉरबिडन है, प्लीज अंडर